हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है गाइस, आपकी एग्जाम में बिल्कुल कम टाइम अब बचा हुआ है। मुश्किल से 9 से 10 दिन बाद आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी और आप सभी की तैयारी किस तरह की है हमें ऑलरेडी पता है। तो आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है सारा का रिविजन आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले जो पेपर बना था फरवरी में, जो पेपर लीक हुआ था, रद्द हुआ था, उसके बाद में अब जो पेपर बनेगा वो थोड़ा हार्ड बनेगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो इसीलिए हम आपके लिए बेसिक स्पेशल जो टेस्ट सीरीज सेट है ये आपके लिए लेकर आए हैं। मॉक टेस्ट ये आपके रहेंगे। अगर इनको आपने अच्छे से कवर कर लिया गाइस तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। तो इन वीडियोस को अच्छे से आप देख लीजिएगा सारे को और अच्छे से तैयारी करिएगा। यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बता रहे गाइस आपके एग्जाम में 110% यहाँ से बनने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार वीडियो को हमारे पहला प्रश्न से। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? इस तरीके से आपको बताना है। ये बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र आपको बताना है और आपको चार अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में टेस्ट देना है तो आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे। इन पे से आप हमारे बताने से पहले क्लिक करते चलेगा, नोटबुक में नोट डाउन करते चलेगा, लास्ट में अपना स्कोर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ये हो जाएगा सारंगी वादन, यानी कि जो बिंदा खान है इनके द्वारा सारंगी बजाया जाता है, सारंगी वाद्य यंत्र इनके द्वारा बजाया जाता है। तो यहां से हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके देखिए देखिए इसके अलावा भी सारंगी वादक जो है कई सारे और यहाँ पर अगर अपन बात करें वादक की तो काफ़ी सारे वादक है सारंगी के, जैसे कि पंडित राम नारायण जी, इसके अलावा आसिक अली खां, सावरी खां, संतोष मिश्रा, इसके अलावा ध्रुव घोष। ध्रुव घोष से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, तो इनको याद रखिएगा। ये लोग जो है प्रसिद्ध सारंगी वादक है, तो इनको आप एक नज़र देख कर जाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? अब ये जो नेतृत्व का सिद्धांत है जिसको संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है, ये सिद्धांत कौन सा है? तो ये सिद्धांत है बहुकारक का सिद्धांत। बहुकारक का जो नेतृत्व का सिद्धांत है ये माना जाता है संपूर्ण व वैज्ञानिक। तो हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री थे प्रोफेसर थर्स्टन, इनके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था ये सिद्धांत, नेतृत्व का बहुकारक सिद्धांत इसको कहा जाता है। इसको संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। तो याद रखिएगा इस सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे, देखिए भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो ये जो हवाई अड्डा है ये कौन सा होगा? अब ये आपका होगा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा है जहां पर कार्बन उत्सर्जन शून्य रूप से या शुद्ध रूप से शून्य होगा और इसका जो निर्माण है ये करीबन 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा गाइस पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जिला है, इसके जेवर में बनने वाला ये जो हवाई अड्डा है दुनिया का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इतना भी आप याद रखिएगा, दुनिया का चौथा और भारत का यानी कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा ये रहेगा। इसके अलावा इस नए एयरपोर्ट के बाद में उत्तर प्रदेश भारत में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला पहला राज्य बन जाएगा। इतना भी आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ये एक्स्ट्रा जो फैक्ट हम आपको बता रहे हैं यहीं से आपके निकल कर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? भारतीय नौसेना की यहाँ पर बात की जा रही है और भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान रखने वाला जो कमीशन्ड अधिकारी होता है ये होता है एडमिरल। तो एडमिरल यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सर्वोच्च अधिकारी होता है एडमिरल। ये रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ भी होता है। क्लियर है? चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इसको कहा जाता है। और भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। इसके अलावा भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसे 3 यानी कि पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी 3 कमांड में बेसिकली इसको बांटा गया है। और ये जो अलग अलग 3 कमांड है इनके जो चीफ होते हैं यानी कि इस कमान का जो अधिकारी होता है इसको वाइस एडमिरल बोला जाता है। क्लियर है? तो ये अलग अलग चीजें हैं, हो सकता है आपसे एग्जाम में कैसे भी घुमा फिरा कर पूछ ले जाएं। अगला क्वेश्चन है, 15 से 17 दिसंबर 2021 में के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के नियंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्य की यात्रा की थी? तो ये जो की थी ये की थी बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के निमंत्रण पर। तो आपका यहाँ से सी ऑप्शन बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गाइस बांग्लादेश अभी चर्चित है
चर्चा में है, चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के साथ साथ इन्होंने देश भी छोड़ दिया। क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी सारी इश्यूज अभी चल रहे हैं। क्लियर है। यानी कि प्रोटेस्ट चल रहा है लोगों का। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जो आवास है उसको भी पूरी तरह से जला दिया गया, उसमें भी तोड़फोड़ कर दी प्रदर्शनकारियों ने। तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी सिचुएशन जो है ये खराब हो चुके हैं। और आप इसको देख कर जाए, क्योंकि करंट का विषय है, आपके एग्जाम में यहाँ से 110% क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रपति राजधानी, प्रधानमंत्री कौन थी, कब इस्तीफा दिया, क्या वजह थी, ये सारे आप टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ये आपको देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है, ये आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो इन 11 सूत्री जो चेतावनियां दी गई थी, इनमें चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन टिक करना है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3, तीनों। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे आपको क्या क्लिक करना है, हम आपको बता देते हैं। यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये यहाँ पर आपका 2 और 3 रहेगा, यानी कि भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। ये दोनों फैक्ट पॉइंट थे इसमें 11 सूत्री चेतावनियों में। यहाँ पर जो मिला है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 सूत्री जो मांगे थी वो कई सारी थी, जैसे कि भू राजस्व में 50% की कमी करने, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। इसके अलावा डाक आरक्षण वाला भी था, बिल पास किए जाए डाक आरक्षण वाले, नमक कर समाप्त किया जाए और नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त किया जाए, ये भी एक था इसमें। इसके अलावा जो तटीय यातायात थे इनके रक्षा विधेयक पास किए जाए। तो इस तरह से 11 सूत्री ये थे, 11 सूत्री चेतावनी। तो आप इनको एक नज़र देख के जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा जो दिन होता है ये कब का होता है, तो ये होता है 21 जून। 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, 21 जून। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो 21 जून की स्थिति है इसको बेसिकली एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति इसको कहा जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और इसी के कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की जो लंबाई होती है सबसे अधिक बेसिकली देखने को मिलती है। अगर बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा जो दिन होता है ये कब होता है, तो ये होता है 21 मार्च को। 21 मार्च को ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में। और ये आपको स्पेशली याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इनको देख कर रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की जो शक्ति होती है किसके पास में होती है, तो ये जो शक्ति होती है ये होती है भारत के राष्ट्रपति के पास में। भारत के राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की जो शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास में होती है। और इसका जो उल्लेख मिलता है भारत के संविधान की जो 5वीं अनुसूची है इसमें इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इस सूची में प्रथम स्थान किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ है। इस सूची में जो फर्स्ट पोजीशन मिली है किस महिला को मिली है, भारतीय महिला है ये, और इनका नाम है निर्मला सीतारमन, जो कि भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन। इनको इस सूची में पहला स्थान मिला है। 30 नवंबर 2021 को ये जो सूची है फॉर्च्यून इंडिया द्वारा लॉन्च की गई थी। तो आप याद रखिएगा इसमें यहाँ पर निर्मला सीतारमन को पहला स्थान मिला है। केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय भी इनके पास में ही है। इसके बाद में रिलायंस फाउंडेशन की जो चेयरपर्सन है और गुडविल एम्बेसडर है नीता अंबानी, ये दूसरे स्थान पर रही है। सौम्या स्वामीनाथन जो कि मुख्य वैज्ञानिक और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में है, तीसरे स्थान पर ये रही है। तो इस तरीके से ये 2021 की लिस्ट है और अब नई लिस्ट जितनी भी आ चुकी है सारी को देखकर आप जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो राज्यों के राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं ये किस आर्टिकल के तहत करते हैं, ये आर्टिकल होता है अनुच्छेद 213 यानी कि आर्टिकल 213। क्लियर है। तो अनुच्छेद 213 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। राज्यों के राज्यपाल अध्यादेश जारी इसके तहत कर सकते हैं जब विधानसभा या विधानमंडल में सत्र में ना हो और राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वहां जो है अध्यादेश जारी बेसिकली कर सकते हैं और अध्यादेश 6 माह तक ही प्रभावी रहेगा, ये और आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है।
इनमें से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको जो द गोल्डन बर्ड है, द गोल्डन बर्ड, ये लिखित नहीं है, बाकी द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम, ये तीनों जो पुस्तकें ये सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित है। द गोल्डन बर्ड ये पुस्तक है, ये ग्रीम ब्रदर्स इसके लेखक है, याद रखिएगा। बाकी और सभी इनके द्वारा ही लिखी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? अब ये तो आपको पता ही, काफी इजी क्वेश्चन है। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना किया जा सकता है, ये इसकी विशेषता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? बहिनी दरबार ये समाचार पत्र जो प्रकाशित होता है ये होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। क्लियर है? मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला है, यहाँ की जावा तहसील है एक, और यहाँ का ब्लॉक है डाभोरा। तो यहाँ पर 2008 से प्रकाशित किया जा रहा है ये समाचार पत्र बहिनी दरबार। ये महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित बेसिकली होता है, इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? सिख गुरु का नाम बताना है आपको, कौन थे? तो इनका नाम है गुरु अर्जुन देव। सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इन्होंने आदि ग्रंथ जो है ये संकलित किया था, याद रखिएगा। जो गुरु अर्जुन देव थे ये सिखों के 5वें गुरु थे। 1581 से लेकर 1601 तक ये इनका ये रहा था। और इन्होंने जो है अमृतसर नगर, जिसका पहले नाम रामदासपुर था, इसका निर्माण कराया था, पूरा करवाया था। और इसमें अमृतसर पर और संतोष जो नगर है यहाँ पर एक तालाब भी बनवाया था। इसके अलावा इनके नाम काफ़ी सारी चीज़ें हैं वैसे तो। बाकी जहांगीर ने अपने विद्रोही जो था पुत्र खुसरो, इसकी मदद से आरोप में इनको जो है बेसिकली फांसी दे दी गई थी गुरु अर्जुन देव को। तो ये थोड़े से अब डिटेल है, अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप एक बार इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की थी? तुलु के राजवंश की जो स्थापना की थी ये किसके द्वारा की गई थी? वीर नरसिंह के द्वारा स्थापना इसकी की गई थी। तुलु वंश की स्थापना की थी नरसनायक के पुत्र वीर नरसिंह से। तो याद रखिएगा, वीर नरसिंह इनका नाम था। और इतिहास में से द्वितीय बलाफहार की संज्ञा भी बेसिकली दी गई है। तुलु वंश से रिलेटेड ये है। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम था ये कौन था? इसका नाम आपको बताना है। तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था, ये याद रखिएगा आप। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने करीबन 711 ईस्वी पूर्व में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध जो था ये अरब आक्रमण हुआ था यहाँ पर। और कोई स्थायी परिणाम इसका नहीं निकला था। अरबों ने 712 में पराजित कर बेसिकली सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो यहीं से बेसिकली ये जो है आक्रमण जो है स्टार्ट हुए थे। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है इसमें से? अब देखिए, उपवेद जो है, वेद पहले तो आपको पता होना चाहिए कितने वेद है, 3 वेद है अलग अलग, तीनों के नाम पता होने चाहिए, उसके बाद में आता है उपवेद। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से उपवेद कौन सा नहीं है। धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद और उपवेद, ये उपवेद है। क्लियर है? इसके अलावा ये जो योग वेद आपको दिख रहा है, योग वेद, ये कोई उपवेद नहीं है। क्लियर है? तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार किस राज्य संघ शासित प्रदेश में स्थित मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर साइट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया? तो ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। किस राज्य संघ शासित प्रदेश में स्थित है ये? तो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य जो रेखा है ये गुजरती है? अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, यहाँ से निकलती है भूमध्य रेखा, यहाँ से गुजरती है। बी ऑप्शन से जवाब हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, हेमिस गोम्पा नामक जो मठ है ये कहाँ पर स्थित है? हेमिस गोम्पा नामक जो मठ है ये लद्दाख में देखने को मिलता है। लद्दाख करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? तो ये जो पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई ये नीरज चोपड़ा को प्रदान करने की घोषणा की गई। आपको याद रखना है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था?
तो भारत में काजू का प्रथम जो परिचय करवाया था ये पुर्तगालियों ने करवाया था। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी वो गए थे? इनका नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो इनका नाम है वीवी गिरी। वीवी गिरी ये भारत के राष्ट्रपति थे। इन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और इसके लिए जेल भी ये गए थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विश्व पर्यावरण जो दिवस है ये मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है और आपके एग्जाम में आपको ये जो दिवस वाले हैं ये तो रट के ही चले जाने हैं, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 नंबर के जो क्वेश्चन है ये सीधे सीधे आपके बन रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को हर साल। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये जो किया गया कोलकाता की दुर्गा पूजा को। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में जो कुल महिला सदस्य थी इनकी संख्या आपसे पूछा गया है यहाँ पर। इनकी संख्या 15। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ पर स्थित है? शेर सफारी जो देखने को मिलती है आपको इटावा में मिलती है, इटावा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चरकूला जो नृत्य है ये किससे रिलेटेड है? तो प्रसिद्ध चरकूला जो नृत्य हो जाएगा ये हो जाएगा ब्रजभूमि से रिलेटेड। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है ये कौन सा है? तो ये कृषि है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है और भारत कृषि का जीडीपी में करीबन 16% और कुल निर्यात में 10% भागीदारी रखता है। कृषि को अर्थव्यवस्था की बेसिकली रीढ़ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 15 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य किस देश का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया था? तो ये आपका यहाँ से वियतनाम रहेगा, क्योंकि वियतनाम का जो प्रतिनिधिमंडल है ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया था दिसंबर 2021 में। आपको याद रखना है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। ये कब स्थापित हुआ था? ये बेसिकली आपसे यहाँ से पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपका 1982 रहेगा। 1982 में आयात निर्यात यानी कि एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। एग्जिम बैंक जो है 1982 में स्थापित हुआ था और 1981 इंडिया एक्ट के तहत ये स्थापित इसको किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता या गोल्ड मेडल जीता, इनका नाम क्या है? इनका नाम है कमलजीत संधू। सी ऑप्शन कमलजीत संधू के साथ में चला जाएगा। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। सार्क की जो पहली बैठक हुई थी ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ढाका बांग्लादेश फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सार्क की ये पहली बैठक थी और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने वर्ष 1970 में बेसिकली ये दिया था सुझाव इसका। तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इतना डेट भी आप याद रखिएगा। क्लियर है? और पहली बैठक हुई थी इसकी ढाका बांग्लादेश में। 14 दिसंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष संस्थान नासा की एक विज्ञप्ति के अनुसार नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना है या अंतरिक्ष यान है? तो करेक्ट आंसर यहाँ से पार्क सोलर प्रोब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन। 16 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भौगोलिक सूचना तंत्र पर आधारित स्वचालित जलापूर्ति प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य कहां के रहने वाले निवासियों को त्वरित गति से शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तो करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा आपका छावनी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लौह और रक्त की जो नीति अपनाई थी ये अपनाई थी बलबन ने। बलबन आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बलबन ने अपनाई थी लौह और रक्त की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये आपको याद रखना है। टीपू सुल्तान सभी को पता ही है कहाँ का शासक था। ये टीपू सुल्तान मैसूर का। मैसूर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गैस टीपू सुल्तान जो है ये फतेह अली जो टीपू थे हैदर अली इनका पुत्र था और मैसूर का शासक था। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान हैदर अली की जो मृत्यु हो गई थी उसके बाद में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था। ये बेसिक डिटेल है जो आपको आई थिंक याद होगी पहले से, बट हम फिर भी आपको रिकॉल करवा रहे हैं चीज़ें ताकि आपको दोबारा से अगर उस चीज़ को आप सुन लें या देख लें तो आपको दोबारा से रिवाइज हो जाएगा सारी चीज़ें और आपको उसको गलत करके नहीं आएंगे। क्लियर है? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना और उसके अपने पिता की जो भांति योग्य
बेसिकली माना जाता था उसको, उसी तरह से पराक्रमी वो हुआ। टीपू की मृत्यु जो हुई ये हुई चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके दौरान 1799 में। कब हुई थी? 1799 में उसकी मृत्यु हुई थी टीपू सुल्तान की। तो ये डिटेल है थोड़ी सी, आप इसको देखा जाए। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, ये किससे रिलेटेड है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दल बदल से। संविधान का जो 52वां संशोधन संबंधित है ये दल बदल से रिलेटेड है, तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान संशोधन जो 52वां संशोधन अधिनियम है ये 1985 में किया गया था, और ये व्यवस्था की गई थी यदि संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल करता है या दल द्वारा निकाल दिया जाता है जिसने उसे चुनाव में खड़ा किया था, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार दल का सदस्य बन जाता है, तो वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा। ये चीज़ें हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में लिए थे सारे आपको कवर करवा दिए हैं, 38 क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चंस देख लिए गाइस तो 110% गारंटी कह सकते हैं कि क्वेश्चंस जो बनेंगे वो इसी से रिलेटेड बनेंगे, यहीं से बनेंगे, क्योंकि हमने जो क्वेश्चंस आपको कवर करवाए हैं वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, यानी कि जो पैटर्न आपका अभी जनवरी में पूछा गया था उससे ऊपर ही है, ना कि उससे नीचे है। तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करें। हम डेली बेसिस पर आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं। इसके जस्ट बाद में हम सामान्य हिंदी का स्पेशल वीडियो देंगे आपको, तो आप सभी बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस ज़्यादा आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अब प्रैक्टिस की। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेनिफिट प्राप्त कर पाएंगे या बेनिफिट ले पाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और पेपर को सोल्व करने के लिए अच्छे से प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। क्लियर है? इस वीडियो की पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप जाकर वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? इसके अलावा गाइस हमारी एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं करके रखी है तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको हमने अपडेट करवा दिया। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लीजिएगा, काफ़ी सारे नए फीचर आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।